जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने हॉस्टल कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटें दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, कृषि की पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है? वाणिज्यिक खेती, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, कृषि की पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है? वाणिज्यिक खेती। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक खेती में आधुनिक उपकरणों व संसाधनों के साथ उन्नत बीजों के प्रयोग से अधिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार की कृषि में फसलों के साथ साथ पालतू पशुओं को भी देखभाल की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, क्या कहलाती हैं? औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन उत्पादन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है सीट के एग्जाम में और एसएसटी में। एसएसटी में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, यह कहलाती हैं? औद्योगिक क्षेत्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, औद्योगिक क्षेत्र। एक औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में उद्योग से संबंधित संयंत्र होने चाहिए ताकि उसका लाभ उस क्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों द्वारा उठाया जा सके। औद्योगिक क्षेत्र की जनसंख्या शहरीकृत होती है। यहाँ की जनसंख्या कैसी होती है? शहरीकृत होती है। यहाँ की जनसंख्या शहरीकृत होती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है? सीमा, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य, क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया और 2023 में पूछा गया। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं क्या कहलाता है? निर्वाचन क्षेत्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, निर्वाचन क्षेत्र। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र में कई खंड होते हैं, जैसे वैधानिक अंग को बनाने के लिए वैधानिक अंग बनाने के लिए निर्वाचन के कई क्षेत्र होते हैं, कई खंड होते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तटवाद जापान के आसपास मत्स्य प्रचुर है क्योंकि तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है। दंत्रित तटीय क्षेत्र है, तट के साथ गर्म धारा बहती है। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया और यही क्वेश्चन जब 2021 में पूछा गया, शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे, कथन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन जो है कथन में पूछा गया 2021 में, और कथन से संबंधित अब क्वेश्चन जो पूछे जाने लगे हैं 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन कथन से ही होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तटवाद जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होगा वहां पर मछली उत्पादन सर्वाधिक होगा। उत्तरी अमेरिका व पूर्वी तटवाद जापान के आसपास समुद्री मछलियां अधिक पाई जाती हैं क्योंकि यहां गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। यह समुद्री मछलियां व जीव जंतुओं के विकास के लिए बेहतर वातावरण तैयार करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन कह रहा है विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है किस महाद्वीप में? एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की 80% जनसंख्या एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक आबादी है। अगर पूछा जाए एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी है, सबसे अधिक आबादी है, सबसे अधिक आबादी कहां पर है? एशिया महाद्वीप में। जबकि अफ्रीका महाद्वीप इस मामले में दूसरे स्थान पर है। अफ्रीका महाद्वीप दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? एशिया महाद्वीप। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं महासंघ, व्यापारिक, औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं औपनिवेशीकरण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, औपनिवेशीकरण। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ब्रिटिश औपनिवेश में भारत में लगभग 200 वर्षों तक राज किया और भारत को लंबे समय के बाद अंग्रेजों द्वारा 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? उपनिषद, वेद, अरण्यक, पुराण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? उपनिषद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, उपनिषद। उपनिषद विविध लेखों का संग्रह है जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित दार्शनिक एवं धार्मिक जानकारियों का वर्णन किया गया है और लगभग 200 प्रकार के उपनिषद प्राप्त हैं। उपनिषद जो हैं 200 प्रकार के प्राप्त हैं, 200 प्रकार के उपनिषद प्राप्त हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, गुप्त काल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन 2021 और 2023 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद काल में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, महाजनपद काल। महाजनपद काल के दौरान कर प्रणाली का बहुत महत्व था। 400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में 16 प्रमुख गणराज्यों को महाजनपद कहा गया। महाजनपद कब से कब तक रहा है? 400 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व और इस समय महाजनपदों की संख्या हुआ करती थी 16 महाजनपद हुए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर, बस्तर, दुर्ग, कुल्लू। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, छोटा नागपुर में मुंडा जनजाति निवास करती है। भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा जनजाति रहती है। इसके अतिरिक्त असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल राज्यों के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं और ये निवास करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतल, प्रदीप्त वृत्ति। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया और यही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, जो कि शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। और यहाँ पर भी जो है कथन में ही पूछा गया था। ये क्वेश्चन कथन में पूछा गया और ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? परिक्रमण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने को परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। 365 दिनों में पूरा करती है। और पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी 149.60 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी की बात करते हैं। औसत दूरी दिया है 149.60 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, परिक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी के यस के आकार का है। इसकी तटरेखा सरल और रेखीय व निर्बाध्य है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? केवल ए तथा बी कथन सही है, केवल बी तथा सी सही है, केवल ए तथा सी सही है, तीनों कथन सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन करा अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का है, तो यह बात सही है। अटलांटिक महासागर यस आकार का है, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है इसका तटरेखा सरल, रेखीय व निर्बाध्य है। सरल रेखी का मतलब इस प्रकार से, तो इस प्रकार से नहीं है। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वह अत्यधिक जो है दंतुरित है, वह इस प्रकार से है, दंतुरित है। तो यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, यह बात सही है। पहला और तीसरा कथन सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल ए तथा सी कथन सही हैं। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का है, जो व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी व्यस्त महासागर है। यह प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें पृथ्वी की धरातल का लगभग 20% भूभाग से घिरा हुआ है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और अटलांटिक महासागर को एक बारी मैप के माध्यम से समझते हैं, क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए यह जो है अटलांटिक महासागर, यह पूरा क्षेत्र जो है अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर देखिए यस आकार का है। अटलांटिक महासागर यस आकार का है। और वहीं जो दूसरा कथन कह रहा था इसकी तटरेखा सरल, रेखीय व निर्बाध्य है, तो इसकी तटरेखा जो है अत्यधिक दंतुरित है। यहाँ पर देखिए अत्यधिक जो है दंतुरित है, इसकी तटरेखा दंतुरित है, ना कि सरल रेखीय है, यह गलत होगा। और व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, यह भी सही है। अटलांटिक महासागर व्यापारिक दृष्टि से व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है ईदगाह, खानकाह, इबादतगाह, दरगाह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है दरगाह। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दरगाह कहा जाता है। एक सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। यह मुस्लिमों के धार्मिक स्थल में से एक है, जिसे सूफी संत के मृत्यु के पश्चात दरगाह के रूप में बनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? इनाम गांव, हल्लर, भीमबेटका, बुर्ज होम। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया और यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? तो वह है भीमबेटका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भीमबेटका। भीमबेटका पूरा पाषाण स्थल है जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की प्राचीन सभ्यता को दर्शाता है। भीमबेटका जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की प्राचीन सभ्यता को दर्शाता है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? यह जो है मध्य प्रदेश यानी एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। भीमबेटका को 2003 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। यह क्वेश्चन पूछा गया है। भीमबेटका 2003 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? ओडिशा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ओडिशा। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का वर्तमान स्थल ओडिशा में है। इसे विश्व इतिहास में सबसे अत्यधिक रक्त रंजन वाला युद्ध के नाम से जाना जाता है। कलिंग युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है विश्व के इतिहास में सबसे अधिक रक्त रंजित वाला युद्ध माना जाता है। रक्त रंजित वाला युद्ध माना जाता है और यह युद्ध सम्राट अशोक व राजा अनंत पद्मनाभ के बीच यह कलिंग राज्य में हुआ था। कलिंग यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है। यह जो है सम्राट अशोक के बीच और राजा पद्मानंद के बीच, पद्मनाभ के बीच हुआ था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों द्वारा, रेखा चित्रों के द्वारा, वर्णमाला अक्षरों के द्वारा, विषम संबंधी मानचित्रों द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? मानचित्र से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे गए हैं सीटेट में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रूढ़ चिन्हों द्वारा। किसी मानचित्र को सर्वव्यापी भाषा को रूढ़ चिन्हों द्वारा समझा जा सकता है। इसमें 3 प्रकार के संकेत होते हैं। पहला जो होता है बिंदु, 3 प्रकार के संकेत होते हैं। पहला बिंदु है, दूसरा है रेखा और वह तीसरा है क्षेत्र। तीसरा है क्षेत्र। इसमें 3 प्रकार के संकेत होते हैं, रेखा, बिंदु व क्षेत्र शामिल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पेडागोजी से क्वेश्चन है, जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में। 60 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पेडागोजी से रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपनी मातृभाषा में बोलना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अपनी मातृभाषा में बोलना विविधता को बढ़ावा देता है।
मातृभाषा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के समाज व परिवेश में बोली जाने वाली भाषा। और भारत में वर्तमान में लगभग 1562 मातृभाषाएं हैं। मातृभाषाओं की संख्या जो है लगभग 1562 हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि के नाम से, खाड़ी के नाम से, द्वीप के नाम से, जल संधि के नाम से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि के नाम से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भूसंधि के नाम से। भूमि की सकरी पट्टी जो दो भूभागों को जोड़ती हो उस स्थल को भूसंधि कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में स्टोमिस कहते हैं और जिसे ग्रीस भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है गर्दन। ये इम्पॉर्टेंट है। भूसंधि। खाड़ी, खाड़ी उसे कहते हैं जल का वह भाग, जल का वह भाग जो तीनों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो। जल का वह भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो उसे खाड़ी कहा जाता है। जैसे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। द्वीप, स्थल का वह छोटा सा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। स्थल का वह छोटा सा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जल संधि, दो देशों के बीच जल मार्ग, जो जल मार्ग का रास्ता होता है उसे हम जल संधि कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भूसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? BC 2012, EC 2012, AD 2012, AP 2012। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? AD 2012। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। AD 2012, वर्ष 2012 को AD 2012 भी लिखा जा सकता है। AD का जो अर्थ होता है, AD का पूरा नाम है अन्नो डोमिनी। AD का पूरा नाम क्या होगा? अन्नो डोमिनी, अर्थात ईसा के जन्म के बाद का समय। ईसा के जन्म के बाद का समय। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है? मनुष्य का तात्कालिक प्रवेश, पौधों और पशु जगत, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या होगा? भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, ये जो हैं जैवमंडल हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु से मिलकर जैवमंडल बना है। इसे सर्वप्रथम 1875 में प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री एडवर्ड स्यूस ने प्रतिपादित किया था। जैवमंडल को सबसे सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? यह क्वेश्चन पूछा गया कथन में। कब प्रतिपादित किया था? 1875 में। 1875 में प्रतिपादित किया था। और कौन, नाम क्या था? भूगर्भ शास्त्री थे एडवर्ड स्यूस। एडवर्ड स्यूस। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अटलांटिक वृत्त के मध्य। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। वर्ष में एक बार सूर्य मकर रेखा व कर्क रेखा के ठीक बीच रहता है। यह हो गया ग्लोब, पृथ्वी का यह ग्लोब है। 0 अंश अक्षांश रेखा इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश रेखा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और 0 अंश अक्षांश के दक्षिण में 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा इसे हम कहते हैं मकर रेखा। और कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य चमकती है सूर्य की किरणें। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस समय यहाँ अधिकतम गर्मी पड़ती है और इस क्षेत्र को उष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।